हाँ जी, क्या हाल है आप सभी के। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और अपनी मेहनत में लगे होंगे। आप जानते हैं कि हमने लास्ट लेक्चर में क्या क्या पढ़ा था। हमने पढ़ा था आपका कि लोकतंत्र क्या होता है, इस बारे में पढ़ा था। ठीक है। फिर हमने पढ़ा था कि प्रत्यक्ष चुनाव मतलब डायरेक्ट इलेक्शन, और हमने पढ़ा था इनडायरेक्ट इलेक्शन के बारे में। ठीक है। मैंने आपको डेमोक्रेसी की डेफिनेशन भी दी थी। ठीक है। तो चलिए अब आगे कंटिन्यू करते हैं इस लेक्चर को अच्छे अच्छे एग्जाम्पल के साथ। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पे लेक्चर छोड़ा था, अब यहीं से हम स्टार्ट कर रहे हैं। देखो, संविधान की महत्वपूर्ण भूमिका है, ठीक है, लेकिन किस पर ना, जो हमारा इलेक्शन है ना, जो हमारा चुनाव है, उसकी जो प्रक्रिया है और जो भी मेथड दिया गया है उसमें संविधान की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। ठीक है। एक लोकतांत्रिक देश का संविधान चुनावों के लिए कुछ मूलभूत नियम बनाता है। जो भी डेमोक्रेटिक कंट्री है वहाँ पे जो भी इलेक्शन हो रहे हैं, ठीक है, देखो आपको पता है जहाँ डेमोक्रेटिक कंट्री होगी वहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन होगा। ठीक है। और वहाँ पर जहाँ पर डेमोक्रेटिक कंट्री होगी वहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन होगा, और जब कॉन्स्टिट्यूशन होगा तो वो आपके लिए इलेक्शन के लिए क्या देगा, इलेक्शन के रूल देगा, इलेक्शन रूल्स देगा आपको। ठीक। तो यहाँ पे यही बात की गई है कि एक डेमोक्रेटिक कंट्री का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो इलेक्शन के लिए कुछ फंडामेंटल मतलब रूल्स देता है, मूलभूत नियम देता है। ठीक है। ये रूल्स क्या क्या है और हमें क्या बताते हैं। ठीक है। ये रूल्स हमें बताते हैं कि भाई पहला रूल्स हमको बताएगा, इलेक्शन के रूल्स हैं ये। ठीक है ना, मेरी बात समझ रहे हो, क्योंकि अब मैं आपको इलेक्शन वाला टॉपिक ही पढ़ा रहा हूँ, है ना। तो ये जो रूल्स है वो इलेक्शन से जुड़े हुए हैं। रूल हमको देगा कि भाई वोट कौन डालेगा। अब हम ये अब मान के चलो 2 साल का बच्चा है, ये मान के चलो 6 साल का बच्चा है। ठीक है। उसको तो नहीं बोल सकते ना कि जाके वोट दे के आओ, भाई अपना प्रतिनिधि चुनो, क्योंकि वो 6 साल का है। अभी उसकी सोच, जो उसकी थिंकिंग पावर है, वो उस हिसाब से डेवलप नहीं हुई है। ठीक है, कि वो चीज़ों को समझ पाए कि क्या सही है उसके लिए, क्या गलत है ना। तो इसलिए हमने 6 साल के बच्चे को वोट डालने का राइट नहीं दिया है। हमने किसको दिया है, हमने दिया है कि 18 साल का जो भी व्यक्ति होगा या 18 साल से ऊपर का जो भी व्यक्ति होगा वो वोट डाल सकता है, क्योंकि 18 साल की एज तक बच्चा परिपक्व हो जाता है और अपना सही और गलत समझने लगता है। ठीक है। दूसरा रूल बोलता है कि कौन चुनाव लड़ने के लिए योग्य है। अब ये मान के चलो आप कि एक सीट आई है, ग्राम प्रधान की मान के चलते हैं, है ना, गांव में प्रधान की सीट आती है। ठीक है। अब हम किसी 12 साल के बच्चे को ये तो नहीं बोल सकते ना कि भाई तो हमारे गांव का प्रधान बन जाए या उस बनने लायक है, क्योंकि 12 साल का एक बच्चा ही होता है। उसके जो माइंड का जो थॉट प्रोसेस है वो उस हिसाब से डेवलप नहीं हो पाता कि वो एक गांव को चला सके। ठीक है। तो इसलिए हमने क्या रखी थी एज, हमने 21 वर्ष रखी थी, है ना। जो भी गांव का प्रधान बनना चाहेगा उसकी एज कम से कम 21 साल होनी चाहिए। वो युवा होने के साथ साथ उसका जो टेम्परामेंट है माइंड का, जो सोचने की पावर है, वो भी इंक्रीज होने लगती है। ठीक है। कौन चुनाव की देख रेख करेगा, ठीक है, ये भी ज़रूरी है। भाई इलेक्शन कौन कराएगा, कौन सा इंस्टीट्यूशन इलेक्शन कराएगा। तो हम जानते हैं कि भाई हमारे यहाँ इलेक्शन कमीशन नाम का एक क्या है, एक इंस्टीट्यूट है, एक संस्था है, जिसको हम बोलते हैं इलेक्शन कमीशन। ठीक है। चुनाव आयोग वो क्या कराता है, वो आपको इलेक्शन करवाता है। जैसे आपके राज्य के इलेक्शन हो गए, सीएम के, पीएम के, प्रेसिडेंट के, है ना, ये सब इलेक्शन कौन करवाता है, हमारे इलेक्शन कमीशन। किस चीज़ के मैं बोल रहा हूँ, आपके लोकसभा के हो गए, आपके राज्यसभा के हो गए, आपके सीएम के हो गए, आपके प्रेसिडेंट के हो गए। ठीक है। इन सब को कौन कराता है, हमारा इलेक्शन कमीशन। लेकिन जो गांव में इलेक्शन होता है, जैसे ग्राम प्रधान, मैंने बताया ना आपको, ये ग्राम प्रधान का इलेक्शन कौन कराएगा, है ना। या जो हमारा शेड्यूल है, कौन सी 11वीं और 12वीं अनुसूची, मतलब अमेंडमेंट 73 और 74, ठीक है, जिसमें बात की गई है किसकी, आपके नगर पालिका और ग्राम पंचायत की। इनका इलेक्शन कौन कराता है, नगर पालिका, ग्राम पंचायत का, इनका इलेक्शन करवाता है आपका स्टेट इलेक्शन कमीशन।
ठीक है, राज्य निर्वाचन आयोग। ठीक है, आइए यहाँ पर मैं शेड्यूल बोल गया था, सॉरी उसके लिए। यहाँ पे 73 और 74 अमेंडमेंट है। ठीक, 73 अमेंडमेंट के थ्रू 11th शेड्यूल को ऐड किया गया था, जो म्यूनसिपल से जुड़ा हुआ है। ठीक है, सॉरी, जो ग्राम पंचायत से जुड़ा हुआ है। ठीक है, जो 74th शेड्यूल है उसमें, सॉरी, जो 74th अमेंडमेंट है, ठीक है, और उसके द्वारा जुड़ा गया था 12th शेड्यूल, जो कि नगर पालिका से जुड़ा हुआ है। ठीक है, चलिए आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। एक बार और देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन ये है, मतलब पहला रूल जो हमको कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा इलेक्शन के लिए दिया जाता है, उस पहले रूल में बात होती है कि वोट कौन देगा, कौन वोट देने लायक है। तो मैंने बताया जिसकी एज 18 ईयर अबव हो चुकी है, ठीक है, या वो 18 ईयर्स का कंप्लीट हो चुका है। सेकंड क्वेश्चन है कि कौन चुनाव लड़ने के लिए योग्य है। ठीक है, तो इसका डिसाइड भी कौन करता है, इलेक्शन कमीशन करता है। दूसरी बात यह है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बताया गया है कि सबके लिए अलग अलग एज है। यदि हमको लोकसभा के लिए लड़ना है तो 25 साल उम्र होनी चाहिए। ठीक है, इस तरह से हिसाब है। ग्राम प्रधान का चुनाव लड़ना है तो 21 साल उम्र होनी चाहिए। दूसरी बात, चुनाव की देखरेख कौन करेगा, हमारा इलेक्शन कमीशन करेगा। ठीक है, और एक मैंने बताया कि इलेक्शन कमीशन जो है वो लोकसभा, राज्यसभा और आपका सीएम जो हमारे चीफ मिनिस्टर और प्रेसिडेंट, इन सब का इलेक्शन कराता है। बट जब हम अदर स्टेट, सब स्टेट्स की अपनी पंचायतें हैं, नगर पालिकाएँ हैं, ठीक है, जो कि पंचायत है, जो पंचायत जो ऐड हुआ है शेड्यूल, वो 11th शेड्यूल में आता है। ये ऐड हुआ है 73 अमेंडमेंट के द्वारा, 73वें संविधान संशोधन के द्वारा। जो 12वां शेड्यूल है जिसमें नगर पालिका आती है, ठीक है, वो ऐड हुआ है 74वें अमेंडमेंट द्वारा। ठीक है, इन दोनों के जो इलेक्शन जो करवाता है नगर पालिका और नगर पंचायत के, वो करवाते हैं हमारे स्टेट इलेक्शन कमीशन। कौन कराते हैं, स्टेट इलेक्शन कमीशन। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है। ये थोड़ी मैंने आपको अलग से नॉलेज दी है इस बारे में। चलिए वे ये बोल रहा है कि देखो, पहले 3 प्रश्नों का लक्ष्य एक फ्रीडम और निष्पक्ष, मतलब बिना किसी भेदभाव के चुनाव कराना है। देखो, पहले 3 क्वेश्चन जो हमने पढ़े हैं कि भाई वोट देने की योग्यता क्या होनी चाहिए, ठीक है, चुनाव लड़ने के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए, कौन चुनाव की देख रेख करेगा, ये जो 3 क्वेश्चन है स्टार्टिंग के, वो आपको देते हैं एक फ्रीडम और निष्पक्ष, ठीक है, चुनाव कराने की बात ये पर्सन करते हैं तीनों। ठीक है, आइए जो अंतिम 2 पर्सन है, जैसे मतदान अपना प्रतिनिधि कैसे चुनेगा, मतदाता, ठीक है, मतलब वोट देने वाला अपना प्रतिनिधि कैसे चुनेगा। दूसरी बात है मतगणना कैसे होगी, मतलब वोट हो चुकी है तो उसकी काउंटिंग कैसे होगी। ये जो 2 क्वेश्चन है लास्ट के, ये क्वेश्चन आपको बोलते हैं कि भाई न्यायपूर्ण, जो भी काम हो न्यायपूर्ण हो। मतलब कहने का कि भाई हमारी वोट कितनी गिरी हैं, सॉरी, हमारी वोट कितनी आई है किसी के प्रति, यदि उसको गिनना है तो वो कम से कम न्यायपूर्ण हो, मतलब उसमें छल कपट ना हो। ठीक है, कौन जीत रहा है कौन हार रहा है, उसमें सब कुछ जो भी होगा वो न्यायपूर्ण होना चाहिए, है ना। आइए देखो, भारत में अभी आप देखो, मैं आपको किताबी भाषा नहीं पढ़ाऊँगा, मैं आपको जो भी पढ़ा रहा हूँ सिंपल एग्जाम्पल देके समझा रहा हूँ मैं आप लोगों को। देखो, आप जान रहे होंगे कि अब आप सब बच्चे पढ़ रहे हैं, मेरे ख्याल से सब ग्रेजुएशन कर चुके होंगे, है ना, क्योंकि आपने यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, स्टेट सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हो। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आप सब लोग एक अच्छे खासी अवस्था, एज की उम्र की अवस्था में हो, है ना, आप लोग समझदार हो, तो आप लोगों ने इलेक्शन भी देखे होंगे, है ना। तो यही है कि भारत में चुनाव व्यवस्था कैसी है, हमको पता है कि भारत में चुनाव व्यवस्था कैसी है। कौन जीतेगा, वही तो जीतेगा ना, जिसको वोट ज़्यादा मिलते हैं, भाई वही तो जीतता है हमारे यहाँ, है ना। चाहे वो कोई भी पार्टी हो, कोई भी प्रतिनिधि हो, वही जीतेगा जिसको वोट सबसे ज़्यादा मिलते हैं। ठीक है, जिस प्रत्याशी को अधिक वोट मिलते हैं वही चुना जाता है, वही सेलेक्ट होता है, वही जीतता है ना। लोकतांत्रिक चुनाव में जनता वोट देती है और इसकी इच्छा यह तय करती है कि कौन चुनाव जीतेगा और कौन हारेगा। आप देख रहे होंगे भाई, ये 2 पक्ष है, ये ए है, ये बी है। ठीक है, ये अभी बिहार में इलेक्शन हुए थे, आपने देखा भाई
जिसको वोट ज़्यादा पड़ी वो जीत चुका है, ठीक है। यदि मान लो इसको वोट हुए हैं, भाई इसको 80 लोगों ने वोट दिया है, कितने 80 लोगों ने वोट दिया है, इसको दिया 70 लोगों ने वोट, तो जीता कौन है? यही, क्योंकि वोट इसकी ज़्यादा है, चाहे भले ही वोट एक ज़्यादा हो, समझ रहे हो। मान के चलो इसके वोट 79 होते तब भी कौन जीतता है? ये जीतता। भले एक आदमी की वोट इस पे ज़्यादा है तो जीतेगा वही जिस पे वोट ज़्यादा है, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं जो सबसे आगे वही जीते, मतलब जो वोट में, ठीक है, जो मतों में सबसे आगे होगा वही जीतेगा, है ना। आइए, यही मतलब एक एग्जांपल हिस्टोरिकल कि भारतीय लोकतंत्र के एक ऐतिहासिक क्षण है। भारतीय लोकतंत्र का एक ऐतिहासिक क्षण है, हिस्टोरिकल मतलब मोमेंट है। वो क्या है? 1984 के लोकसभा इलेक्शन में कांग्रेस पार्टी ने 543 सीटों में से 415 सीटें जीती। कितनी? कांग्रेस ने एक टाइम पे 1984 में, मे बी, हाँ 1984 में कांग्रेस ने कितनी सीटें जीती 415 सीटें जीती 543 में से। तो ऑब्वियसली ही बात है, सबसे ज़्यादा सीटें किस पे हैं? कांग्रेस पे आई, तो जीत गई कांग्रेस उस टाइम पे, ठीक है, जो कुल सीटों का 80% से भी अधिक है ना। तो मतलब कहने का वही है, जिस पे ज़्यादा सीटें होती हैं, जिस पे ज़्यादा वोट होते हैं, तो वही सरकार बनती है। सिंपल सी बात है ना। आई, इसलिए हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा क्या सिस्टम अपनाया जाता है इलेक्शन में रिजल्ट के लिए? हमारे यहाँ होता है जो सबसे आगे वही जीते, जिसको बोलते हैं फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, ठीक है। अब आपको मैं इसको थोड़ा और इन डिटेल में समझाऊंगा, यहीं पे समझा देता हूँ ना। देखो, अब आपको मैंने समझा दिया कि भाई इसको मैं शॉर्ट टर्म में बोल रहा हूँ FPTP, ठीक है, मैं इसको ही बोल रहा हूँ। FPTP का मतलब क्या है? FPTP क्या कैसे डिसाइड करेगी? FPTP वैसे डिसाइड करेगी भाई जिस पे सबसे ज़्यादा वोट हुई वो ही विनर हुआ, और जिस पे कम वोट हुई उनका कोई मतलब नहीं, वे हारे हुए हैं, ठीक है। चाहे किसी पे एक वोट ज़्यादा हुई, चाहे इस पे इससे ज़्यादा एक वोट ज़्यादा है इस पे, लेकिन ये विनर भी यही है, ठीक है। अब आगे देखते हैं, ठीक है। इसके फ़ायदे क्या हैं? भाई मैं बोलूँ कि हमने जो ये रूल अपनाया है कि भाई जिसकी वोट सबसे ज़्यादा है या जिसकी सीटें सबसे ज़्यादा हैं वो जीत रहा है, ठीक है। इसके फ़ायदे क्या हैं? भाई इसके कुछ फ़ायदे तो होंगे ना, इसलिए तुमने इसको फॉलो कर रखा है। सॉरी यदि आपको बैकग्राउंड में डॉगीज़ की आवाज़ आ रही हो, थोड़ा गली में भौंक रहे हैं, हाँ। बाकी तो रात के फ़िलहाल 11 बज रहे हैं, मैं वीडियो शूट आपका रिकॉर्ड कर रहा हूँ, लेक्चर। चलिए देखो, FPTP के फ़ायदे ये हैं कि एक तो ये देखो सिंपल है। क्या है? सिंपल है ना। सिंपल कैसे? भाई मान के चलो ये दो व्यक्ति हैं, मान के चलो एक शहर में इलेक्शन हुआ है। क्या हुआ? इलेक्शन हुआ, ठीक है। और सब ये तीन उस शहर में खड़े थे। इसको 80% वोट, इसको 80% वोट मिला, इसको 79 मिला, इसको 99 मिला, तो वैसे तो जीता ही है। तो इनकी वोट की काउंटिंग करना आसान होता है। आपने देखा होगा, अब हमारे यहाँ EVM है, कितनी जल्दी की काउंटिंग हो जाती है ना, समझ रहे हो, धड़ाधड़ फटाफट अपना अच्छे से काउंटिंग हो जाती है। एक तो सिंपल है, काउंट करना है और कुछ नहीं करना है ना। और कोई माथा पंची किसी तरह का समीकरण नहीं बनाना है, किसी तरह की मतलब बोलते हैं ना, इक्वेशन हल नहीं करनी है, उसका सॉल्यूशन नहीं देना है। सिंपल है, बस सीधा काउंट करो, जिसके सबसे ज़्यादा वोट है वो जीत गया, ठीक है। दूसरी बात भाई, अरे यार सॉरी, कुछ होता है ना पड़ोसी आपके यहाँ, जो आवाज़ भी, गेट भी, मतलब एक होता है कि एक मैनर होता है गेट बंद करने का, गेट खोलने का, लेकिन हमारे सामने एक पड़ोसी है, जाहिल आदमी है यार, कहना नहीं चाहिए, लेकिन धड़ाधड़ ऐसे, पता नहीं, बस ठीक है जो भी है, चलो किस किस को सुधारेंगे। देखो, दूसरा, सिंपल होने के साथ साथ काउंटिंग फास्ट होती है। मैंने बताया आपको, कोई सॉल्यूशन नहीं करना किसी भी फ्रैक्शन का, किसी भी चीज़ का, सीधा है काउंटिंग करनी है। तो काउंटिंग क्या हो गई आपकी? सिंपल और फास्ट होगी, ठीक है। दूसरी बात है कि स्ट्रॉन्ग एंड स्टेबल गवर्नमेंट बनने के चांस ये देता है आपको, ठीक है, स्ट्रॉन्ग एंड स्टेबल।
क्योंकि लोग जिसको ज़्यादा चाह रहे हैं उसको तो वोट देंगे, उसको जिताएंगे। तो स्ट्रॉन्ग एंड स्टेबल गवर्नमेंट के ज़्यादा चांस हो जाते हैं, है ना। ये हो गई ये बात। लेकिन FPTP के फ़ायदे तो हमने देख लिए, पॉजिटिव पॉइंट तो हमने देख लिए, बट निगेटिव पॉइंट भी तो होंगे ना इसके। FPTP के निगेटिव पॉइंट क्या है? कुछ तो निगेटिव पॉइंट होंगे, बताओ। इसके नुकसान ये है कि देखो, मैं आपको बता रहा हूँ कि जो मेजॉरिटी वोटर्स हैं, कौन है? मान लो मैं बता रहा हूँ कि जो मेजॉरिटी वोटर्स हैं, मेजॉरिटी मतलब बहुमत वोटर्स का जो कैंडिडेट है वो क्या हो सकता है? वो हार भी सकता है। अब मैं एग्जांपल दे रहा हूँ उस चीज़ का, कैसे? देखो एग्जांपल मैं यहाँ नीचे दे रहा हूँ, ध्यान से देखना। मान के चलो 3 लोग हैं, ABC। ए को पड़े 18,000 वोट, बी को पड़े 36 वोट, ठीक है, और सी को पड़े 26 वोट, 26,000 वोट। ये 38,000 वोट है, ये 36,000 वोट है, ये 26,000 वोट है ना। कि मतलब ए को 38,000, बी को 36,000 और सी को 26,000 वोट पड़े। अब आप बताओ जीतेगा वो? सिंपल सी बात है भाई, जीतेगा ये, क्योंकि इसके पास सबसे ज़्यादा वोट है, ठीक है। लेकिन नुकसान क्या है? क्योंकि अब आप ये देखो, मैं बोल रहा हूँ कि भाई टोटल वोट कितनी थी? 1 लाख, ठीक है, मैंने मान लिया 1 लाख है, ठीक है। और जीता कितने वोट वाला? जो जीता है वो कितने वोट वाला जीता है? वो 38,000 वोट वाला जीता है, सिंपल सी बात है। टोटल वोट तो पड़ी 1 लाख, जीता 38,000 वोट वाला है। लेकिन जो अब 38,000 वोट 1 लाख में से यदि 38,000 वोट घटा देंगे तो बची कितनी वोट? 62,000 वोट। भाई ये वोट तो बच गई ना, 62, ये तो 62,000 होगी ना भाई। इसको देखो, 6 6 12, 80 लगा 1, 3 2 5 और 6, ये 62,000 वोट पड़ी। जीता 38,000 वाला, ठीक है। बट दोनों को मिला के मेजोरिटी जो वोट हैं 62,000, वो नहीं जीता, ठीक है। तो यहाँ का मतलब ये है कि जो मेजोरिटी है ना, जो बहुमत है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है यहाँ पे। सिंपल सी बात है भाई, जिस पे ज़्यादा से ज़्यादा वोट है वो ही जीतेगा, ठीक है। मेजोरिटी का कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। एक नेगेटिव पॉइंट मैंने आपको बता दिया इसका, ठीक है। अब वो देखते हैं जो छोटी पार्टीज़ हैं उनको प्रतिनिधित्व नहीं मिलता जितना चाहिए, किनको? छोटे पार्टी को। या मैं बोल सकता हूँ कि छोटी पार्टी का मैं कैसे कह रहा हूँ आपको, देखो मेरी बात सुनो। एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। सपोज करो एक पार्टी है एक्स, कौन? एक्स नाम की एक पार्टी है, ठीक है। इसको पूरे देश में 8% वोट मिलता है। कितना मिलता है? 8% वोट मिला पूरे देश में, ठीक है। पर इसने कोई भी सीट पर वो जीत नहीं पाई। क्या नहीं कर पाई? वोट तो मिला। देखो मैं मान के चल रहा हूँ, ये हमारी कंट्री है, ये हमारा देश है, ठीक है। यहाँ से इस देश के यहाँ से एक एक्स पार्टी खड़ी हुई। कौन हुई? एक्स पार्टी। पूरे देश से इसको कितना मिला? 8% वोट मिला। वोट तो मिला 8%, ठीक है। बट वो वोट इतना नहीं ला पाई जो वाई को मिल जाए। मतलब जो वाई को मिला है, वाई को मिला 9% वोट, इसको मिला 8% वोट। बट ये पार्टी क्या रह गई? ये पार्टी को भले ही 8% वोट मिला है, लेकिन सीट क्या हुई इसकी? क्योंकि इसने एक भी सीट नहीं जीती, तो सीट हुई 0। क्या हुई? 0। तो वोट की वैल्यू भी क्या हो गई? 0, ठीक है। समझ रहे हो? यदि यही वोट का 8% यदि होता समानुपातिक प्रतिनिधि प्रणाली में,
आगे मैं पढ़ाऊँगा समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली क्या होता है। यदि ये अप्लाई हो रहा होता वो रूल समानुपातिक वाला, तो यहाँ से एक वोट, ये एक सीट जीत जाती, इसको सीट मिल जाती, बट यहाँ सीट नहीं मिली है इसको, ठीक है। तो ये भी FPTP का एक नुकसान, मतलब नेगेटिव पॉइंट है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी देख रहा हूँ मैं कुछ चीज़ें आपके पास, वेट ज़रा होल्ड करें। हाँ, ये समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली जिसका मैंने अभी बताया थी, इस 8% वाला पे ये रूल लागू हो जाता तो इसको एक सीट मिल जाती, ठीक है। आइए इसको थोड़ा डिलीट कर देते, रफ कर देता हूँ।